नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड कैमरा असल में हम सबके पास पहले से ही है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी कुदरती कैमरे की, हमारी अपनी आंखों की। चलिए देखते हैं कि ये किसी भी इंसान के बनाए कैमरे से कहीं ज्यादा पावरफुल आखिर क्यों है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हमारी आंख में ऐसा क्या है जो इसे किसी भी हाईटेक कैमरे से बेहतर बनाता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और एक बात पक्की है, आज के बाद हम सब अपने आंखों को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि हमारी आंखें असल में कैमरे की तरह काम कैसे करती हैं। इसे समझने के लिए हमें इस कमाल के ऑप्टिकल डिवाइस के हर एक हिस्से को, आप कह सकते हैं, खोलकर देखना होगा। चलिए इस कंपैरिजन को जरा और करीब से देखते हैं। एक डिजिटल कैमरे में क्या क्या होता है? एक लेंस होता है, एक एपर्चर होता है, एक सेंसर होता है और एक फोकसिंग सिस्टम, है ना? अब मजे की बात यह है कि हमारी आंख में भी ये सब कुछ है। हमारा आई लेंस, प्यूपिल यानी पुतली, रेटिना और सिलियरी मसल्स, ये सब मिलकर बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। तो अब जब हमें पार्ट्स पता चल गए हैं, तो देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हम रोशनी की एक किरण के साथ साथ एक सफर पर निकल रहे हैं, बाहर की दुनिया से सीधे हमारे दिमाग तक। चलिए पता लगाते हैं कि देखने का ये पूरा जादू आखिर होता कैसे है। तो इस सफर में रोशनी की पहली मुलाकात होती है कॉर्निया से। ये हमारी आंख के ऊपर की एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, एक तरह का अदृश्य शील्ड, और सबसे जरूरी हमारा मेन लेंस। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन देखने के लिए लाइट को जितना भी मुड़ना होता है, उसका लगभग 2/3 हिस्सा यहीं पर मुड़ जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल फिक्स्ड फोकस देता है। कॉर्निया से गुजरकर रोशनी पहुंचती है आइरिस तक। ये हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा है, नीला, भूरा, काला, और इसी के बीच में है पुतली यानी प्यूपिल। ये आइरिस एक कमाल का ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोलर है। ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। जब तेज रोशनी होती है तो प्यूपिल छोटी हो जाती है ताकि कम लाइट अंदर आए, और अंधेरे में ये फैल जाती है, बिल्कुल किसी प्रो कैमरा के अपर्चर की तरह। और अब आता है असली जादूगर, हमारा अपना बिल्ट इन ऑटो फोकस सिस्टम यानी आई लेंस। ये कोई साधारण लेंस नहीं है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। सिलियरी मसल्स की मदद से ये पलक झपकते ही अपना शेप बदल सकता है, और इसी वजह से हम पास रखी किताब को भी साफ पढ़ सकते हैं और दूर के पहाड़ों को भी एकदम क्रिस्टल क्लियर देख पाते हैं। आखिरकार रोशनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, रेटिना। आप इसे आंख का एचडी स्क्रीन या सेंसर समझ सकते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात होती है, जो इमेज बनती है वो असल में उल्टी होती है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि रेटिना पर मौजूद लाखों करोड़ों स्पेशल सेल्स हैं, रॉड्स और कोन्स, जो इस लाइट को तुरंत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। सीधी सी बात है, रॉड्स कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं और कोन्स हमें दुनिया के सारे रंग दिखाते हैं। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फटाफट रिवाइंड करते हैं। रोशनी कॉर्निया से अंदर आई, लेंस ने उसे फाइन ट्यून किया, रेटिना पर एक उल्टी इमेज गनी, फिर ऑप्टिक नर्व ने इन सिग्नल्स को रॉकेट की स्पीड से दिमाग तक पहुंचाया, और हमारे सुपर कंप्यूटर यानी दिमाग ने झट से उस इमेज को सीधा कर दिया और हमें बताया कि हम क्या देख रहे हैं। और ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। कमाल है ना? ठीक है, अभी तक तो सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा था, लेकिन क्या होता है जब रोशनी का ये सफर थोड़ा गड़बड़ा जाता है? जब इमेज रेटिना पर बिल्कुल ठीक जगह नहीं बनती। यहीं से कहानी शुरू होती है कॉमन विजन प्रॉब्लम्स की, यानी नज़र के दोष की। और यहीं पर ये आम सवाल आता है कि आखिर चश्मे की जरूरत पड़ती ही क्यों है? पास की चीजें धुंधली क्यों दिखती हैं या दूर की? इसका जवाब रोशनी के इसी रास्ते को ट्रैक पर वापस लाने में छिपा है। इसे समझना बहुत आसान है। देखिए, मायोपिया, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, इसमें होता यह है कि इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है, मंजिल से पहले ही रुक जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए हम एक कॉन्केव लेंस का चश्मा लगाते हैं। ये लेंस रोशनी को थोड़ा से फैला देता है ताकि वो ठीक रेटिना पर जाकर फोकस हो। और हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस में इसका ठीक उल्टा होता है। इमेज रेटिना के पीछे बनती है, मंजिल से आगे निकल जाती है। तो यहाँ हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो रोशनी को थोड़ा कन्वर्ज करके यानी सिकोड़ कर वापस रेटिना पर ले आता है। बस इतना ही है।
चलिए अब आंख की दुनिया से जरा बाहर निकलते हैं, क्योंकि लाइट के बेंड होने का यानी मुड़ने का यही प्रिंसिपल हमारी दुनिया में कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारे भी बनाता है। और इस फिनोमिनन को कहते हैं डिस्पर्जन। आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस है जब सफ़ेद रोशनी किसी चीज़ जैसे कि एक ग्लास प्रिज्म से गुजरती है और अपने 7 असली रंगों में बिखर जाती है। और इस बिखराव से बनता है वो खूबसूरत पैटर्न जिसे हम सब जानते हैं, विबज्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब सवाल यह है कि ये रंग अलग अलग होते ही क्यों हैं? क्योंकि हर रंग की अपनी अलग वेवलेंथ होती है और वो प्रिज्म में से अलग अलग एंगल पर बेंड होता है। वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है और रेड सबसे कम, और बस इसी वजह से हमें ये पूरा स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। और नेचर में इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? इंद्रधनुष। जरा सोचिए, बारिश की हर एक बूंद एक नन्हे से प्रिज्म का काम करती है। जब सूरज की रोशनी उस बूंद में एंटर करती है तो ये 3 स्टेप वाला डांस होता है। पहले रोशनी मुड़ती है, फिर बूंद के अंदर से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और फिर बाहर निकलते हुए एक बार फिर मुड़ती है और अपने 7 रंगों में बिखर जाती है। अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे रोशनी और हमारा एटमॉस्फेयर मिलकर आसमान को एक खूबसूरत पेंटिंग में बदल देते हैं। एक सवाल जो बचपन से हम सब ने सोचा होगा, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वेल, इसका जवाब तारों में नहीं बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर में ही है। इसकी वजह है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए, जब तारों की रोशनी हम तक पहुंचने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स से गुजरती है तो वो सीधी नहीं चलती, वो लगातार बेंड होती रहती है, अपना रास्ता बदलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्मियों में दूर सड़क पर हवा कांपती हुई दिखती है। बस इसी लगातार बेंडिंग की वजह से हमें ऐसा लगता है कि तारे की पोजीशन और ब्राइटनेस बदल रही है और वो टिमटिमा रहा है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे रंगीन सवाल पर, आसमान नीला क्यों होता है? और वही आसमान सूरज ढलते वक्त लाल या नारंगी क्यों हो जाता है? इसका जवाब छिपा है स्कैटरिंग में, यानी रोशनी के बिखरने में। होता यह है कि दिन के समय जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर में आती है तो हवा में मौजूद छोटे छोटे कण नीले रंग को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं। क्योंकि नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है तो ये नीला रंग पूरे आसमान में फैल जाता है और हमें हर तरफ से आता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए आसमान नीला है। लेकिन शाम के वक्त कहानी बदल जाती है। सूरज हमसे दूर होता है और उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस लंबे रास्ते में ज्यादातर नीला रंग तो स्कैटर होके खत्म हो जाता है। तो कौन सा रंग बचता है? वो जिनकी वेवलेंथ लंबी है, यानी लाल और नारंगी। बस यही रंग हम तक पहुंच पाते हैं और इसीलिए हमें सनसेट इतना खूबसूरत लाल और नारंगी दिखाई देता है। तो इस पूरे सफर के बाद एक ख्याल सोचने पर मजबूर करता है। हम जो कुछ भी देखते हैं वो लाइट के पूरे स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो जरा सोचिए उस अनदेखी दुनिया के बारे में जिसमें वो रंग हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते। वो दुनिया जो शायद मधुमक्खियों या कुछ सांपों को दिखती होगी। शायद ये दुनिया हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा रंगीन है। इसी ख्याल के साथ